हेलो, हाय सभी को राम राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जान की क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो बस आप लोग क्या करिए, थोड़ा सा पेशेंस बना के वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। आज का जो लेसन है ना, आपके 7वां लेसन अशोका एम्पायर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज इसे समझते हैं। आपके 6th स्टैंडर्ड का 7वां लेसन है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आप लोग वीडियो में थोड़ा सा भी लगे कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था ना, तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए आप लोग ज़रूर करिएगा, प्लीज़ ज़रूर करिएगा आप लोग। चलिए, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध को त्याग दिया, आपके अशोक सम्राट थे। क्या थे? तो देखिए यहाँ कैसे स्टोरी पता चलती है। एक रोशन नाम का लड़का रहता है, उसके जन्मदिन पर उसके दादाजी उसको कड़क नोट देते हैं, तो उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहता था। तो क्या हुआ, तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा और बाईं तरफ छोटे छोटे से शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यह शेर क्यों बने हुए हैं? तो अब देखिए यहाँ से आपका शुरू होता है। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों का चित्रित रुपए पैसे पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया था। आप लोग देख सकते हैं, आपके जो सिक्के पे जो शेरों वाला स्तंभ लगा रहता है ना, आपके सदन में भी है ये। तो इसलिए ये जो दिख रहा है ना, ये आपके अशोका सम्राट का ये स्तंभ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि काट कर बनाया गया था, फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा ही था। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख जो थे उत्तीर्ण किए गए थे। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करेंगे कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। मतलब अभी हम लोग ये समझेंगे कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों बोला गया था। तो यहाँ पे आप लोग टॉपिक वाइज देख सकते हैं कि अशोक जिस साम्राज्य में शासन करते थे, उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। तो देखिए, आपके जो अशोक थे ना, अशोक साम्राज्य पर शासन करने लगे थे, तो उनकी स्थापना उनके दादा जो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, उन्होंने लगभग आपके 2300 साल पहले की थी। चाणक्य कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताबें में मिलती हैं। चलिए, अब यहाँ तक आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अर्थशास्त्र आपके किसने लिखा है? तो यही कौटिल्य, इन्हीं को चाणक्य बोला जाता है और यही आपके कौटिल्य हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वंश कौन सा था। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता था। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए थे। आपके चंद्रगुप्त, उसका बेटा हुआ बिंदुसार, उसके बाद आपके पुत्र हुए बिंदुसार के अशोक। कैसे, आप लोग यहाँ पर एक बार और देख लीजिए कि चंद्रगुप्त के बाद आपके उनका बेटा, चंद्रगुप्त का बेटा हुआ आपका बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र थे आपके अशोका। फिर यहाँ तक हुआ। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। जो आपका साम्राज्य है, वहाँ पे बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। ये बोल रहा है कि साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया भी गया है। इनमें साम्राज्य की राजधानी जो थी आपकी पाटलिपुत्र थी, उज्जैन थी और आपकी तक्षशिला थी। क्या थी? राजधानी साम्राज्य की
कि पाटलिपुत्र, उज्जैन और आपकी तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तक्षशिला आपका कौन सा था? तो ये आपके उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। जो आपका उज्जैन था वह उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहते थे। शायद मतलब कि नगरों में आपके व्यापारी रहते होंगे, फिर सरकारी अधिकारी भी रहते होंगे और शिल्पकार रहा करते थे। तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ ना? एक एक टॉपिक देखते चलिएगा, बहुत ही आप ही लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पे आप लोग ये भी देख सकते हैं कि जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य राज्य से बाहर थे? बोल रहा है कि जिन जगहों पे अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया भी गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों का नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य में मौर्य साम्राज्य से बाहर था? भारत का कौन सा ऐसा राज्य था जो मौर्य साम्राज्य के बाहर था? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि साम्राज्य के बहुत बड़े बड़े क्षेत्र में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत हुआ जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न, ये आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अभी आप लोगों से क्या बोला है कि जितना अशोक का साम्राज्य था उन देशों को लाल रंग से बिंदु कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो जो अशोक के राज्य थे, तो आपका क्या था? कंधार था, लंपक था, शहबाजगढ़ी, मनसेहरा, आपका टोपरा था, कलसी था, मेरठ था, बहापुर दिल्ली था, फिर यहाँ पे लुम्बिनी था, यमपुरवा था, लौरियो, फिर यहाँ पे सारनाथ था, कौशाम्बी था, फिर रूपनाथ, सांची, पनगुरिया, गुज्जर, गिरनार, शोपरा, सन्नाती, कलिंग, धौला, धौली जोगड़, संकेत अभिलेख की प्राप्ति, येरागुड़ी, ब्रह्मगिरी, मास्की, शोपारा, अभिलेख की प्राप्ति, अभिलेख में जो प्राप्त हुआ है वो स्थल आप लोग को महत्वपूर्ण नगर दिखलाया गया है। चलिए यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। यहाँ आप लोग देख सकते हैं वो लोग भाषाएं बोलते थे, वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। यहाँ पर आप लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार और रिवाइज करते चलिए। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गाँव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग जो थे फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी वे लोग पहनते थे। फिर आप लोग यहाँ देख सकते हैं राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। तो यहाँ पर आप लोग को पता चलेगा कि राज्य और साम्राज्य कैसे भिन्न है। तो चूँकि साम्राज्य राज्य से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसीलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। जो साम्राज्य होता है वो बड़ा होता है, उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है और इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं साम्राज्य का प्रशासन। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों
और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों को नियुक्त करता था। यहाँ तक एक बार और रिवाइज आप लोग कर लिए ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्या बोल रहा है कि चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गाँवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों को नियुक्त करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। जो राजा लोग थे उनके अगर उनके आदेश का उल्लंघन होता था तो अधिकारी उनको सजा देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारी जो थे वे कार्यकलाप में नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। तो यहाँ पे आप लोग क्या देखें कि जो संदेशवाहक होता था एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारी के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर आपका सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल गवर्नर बनाकर भेज दिया जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं, नियमों को ही माना जाता था। यहाँ पर एक बार और रिवाइज करते चलिए कि बोल रहा है कि मौर्य साम्राज्य के भीतर जो कि छोटे छोटे से प्रांत थे, इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक आपके पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल और गवर्नर बनाकर भेज दिया जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। मतलब यहाँ का ये मानना था कि जो स्थानीय परंपराएं हैं और नियमों को ही ये लोग मानते थे। चलिए अब यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासन सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। जो प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत ये क्षेत्र था, इनके इलाकों में जो था कि मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। देखिए ये जो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है। कैसे है ये जो है ना, एज इट इज ये क्वेश्चन आपके सीटेट में बन के आया है। कैसे यहाँ पे बोल रहा है कि आवागमन के जो ये क्षेत्र था, अभी आप लोगों ने पढ़ा, यहाँ पे ये आप लोगों ने पढ़ा ना कि जो आपके प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र था, इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आपके आवागमन के लिए महत्वपूर्ण था। यहाँ से उन्होंने जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और आपका दक्षिण भारत जो है सोने, कीमती और पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। जो आपका उत्तर पश्चिम है वो आपका कंबल के लिए प्रसिद्ध था और जो आपका दक्षिण भारत था
वो आपके कीमती पत्थर और आपके सोने के लिए प्रसिद्ध था। तो संभव है कि संसाधन जो था नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराना आपका क्या होता था? तो नजराना एक होता था कि कर के समान ही होता था, लेकिन वो कर नहीं होता था। कर जो होता है कि कर वहाँ पे नियमित रूप से देना पड़ता था, लेकिन नजराना जो होता था वो आप अपनी स्वेच्छा से देते थे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि नजराना और कर में क्या अंतर है। तो नजराना देखिए, जो कर होता था ना, कर आप नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोग से लिए जाते थे जो लोग मतलब अपनी खुशी से देते हों। तो ये था कि आपका जो नजराना होता था स्वेच्छा से लिया जाता था, कर जो था नियमित रूप से, और वो भी जो लोग मर्जी से देते थे उनसे भी नजराना, उन्हीं से नजराना लिया जाता था। यहाँ तक आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। राजधानी में सम्राट। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जो मेगस्थनीज राजा था, वहाँ चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा जो सेल्यूकस निकेटर था, वो राजदूत था वहाँ का, जो आपका सेल्यूकस था। तो क्या मेगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाए। जो आपके सम्राट थे, देखिए यहाँ से आप लोग समझते जाइएगा, क्योंकि असर्शन और ओरिजिन का जो क्वेश्चन बनता है ना, एज इट इज़ यहीं से क्वेश्चन उठा के पूछता है, थोड़ा सा इधर से उधर कर देता है ताकि लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। यहाँ क्या बोल रहा है आपसे कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा जो है सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। देखिए इससे क्या आप लोगों को मतलब ऐसा लगता है कि राजा जो हैं वो बचने के लिए क्या करते हैं कि जब वो बाहर निकलते हैं, जब उनका शोभा यात्रा जश्न मनाया जाता है, तो उन्हें सोने की पालकी में ले जाया जाता है। तो क्या होता है, तो उनके अंगरक्षक जो होते हैं सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक ऐसे भी होते हैं जो पेड़ों को लेकर चलते हैं, जैसे पेड़ होता है ना, तो पेड़ को लेकर चलते हैं और इन पर पेड़ों के प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है। मतलब जो पेड़ है ना, उस पेड़ों पर कुछ प्रशिक्षित तोता रहते हैं, वैसे जो सिखाया हुआ तोता रहता है वो वहाँ पे रहते हैं। मतलब उनका झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। इससे पता चलता है ना कि राजा का बहुत ज़्यादा मतलब सिक्योर करने के लिए, मतलब ये जो अंगरक्षक लगे हैं, ये जो तोते घूम रहे हैं, पेड़ जा रहा है, तो मतलब राजा अपने को मतलब अब ऐसा डर रहा होगा, चाहे जो भी हो, कि मतलब उसे तभी तो इतना जश्न जो भी मनाया जा रहा है, तो इतने अंगरक्षक, इतने हाथी हैं, इतने मतलब लोग साथ में जा रहे हैं। तो क्या बोल रहा है कि हथियारबंद कुछ महिलाएं भी, देखिए जो झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता था। राजा सामान्यतः जो था कि हथियारबंद जो महिलाएं रहती हैं उनसे भी घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न कर दे। वो राजा जो होते हैं वो हमेशा इसलिए डरते हैं कि कहीं उनकी हत्या ना कर दी जाए। तो उनका डर ये भी था कि वो इसीलिए वो एक रात एक कमरे में कभी नहीं सोते थे। उनको खाना खाने के पहले जो उनके खास नौकर थे पहले उसे चखते थे, फिर राजा को खिलाते थे। तो राजा, जाहिर सी बात है, राजा डरते हैं। राजा को सिक्योर करने के लिए मतलब इतनी जनसभाएं, इतने अंगरक्षक, इतने मतलब आपके सेवा में लगे सैनिक और आपके भोजन चखने के लिए नौकर, आपके सोने के लिए रूम बदलना, ये इससे जाहिर सी मतलब प्रतीत होता है कि राजा जो है डरता है। और ये लिखा भी तो है कि राजा जो डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या ना कर दे।
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में, जो आपका आधुनिक पटना है, अब उसके बारे में क्या बताता है कि यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार बने हैं। देखिए, जो आपका पाटलिपुत्र है ना, वो आधुनिक आपका पटना के बारे में बता रहा है। जो आपके बिहार में पटना है उसके बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है कि यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है जिसमें आपके 570 बुर्ज हैं, 64 आपके द्वार हैं और 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। जो आपके इनके घर हैं, 2 और 3 मंजिल वाले घर हैं, लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से ही बना है, जो कि काठ होता है ना, एक लकड़ी का काठ होता है, तो बोल रहा है कि काठ से ही बने हैं, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया। जो पत्थर होता है ना, तो पत्थर को छोटा छोटा सा काट के पहले के राजा लोग उसे नक्काशी बोलते थे, उसे अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। देखिए क्या बोल रहा है, एक बार और रिवाइज करते चलिए। जो आपका आधुनिक पटना है, पाटलिपुत्र जो था अब आधुनिक पटना है, वो अभी कहाँ है, आपके बिहार में है। तो क्या बोल रहा है कि यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है जिसमें 570 बुर्ज हैं और 64 आपके द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी कच्ची ईंटों से बनी हैं। राजा का महल भी काठ से बना हुआ है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। देखिए, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग का कॉन्सेप्ट इसीलिए थियरी से आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं ताकि अगर क्वेश्चन कहीं से भी पूछे ना तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे और श्योरली आप लोग का सीटेट, आप लोग का सेकेंड पेपर ज़रूर निकल जाएगा अगर आप लोग रेगुलर क्लास लेते हैं। क्योंकि थियरी जो होता है ना, वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और थियरी से बाहर कुछ नहीं आता है। तो अगर आप लोग स्टोरी की जैसे समझते भी चलेंगे ना, इसीलिए आप लोग को हमेशा 2-2 बार रिवाइज कराते चलते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उसे खाने को क्यों जगते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं राजा मर न जाए। पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह से भिन्न था। पाटलिपुत्र अभी आप लोगों ने देखा, पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से बहुत भिन्न है क्योंकि ये जो है एक विशाल और खूबसूरत इसलिए नगर, ये जो है ये आपके जिसमें 570 बुर्ज हैं, 64 इसमें द्वार बनाए गए हैं, 2 और 3 मंजिल वाले घर हैं, लकड़ी है और ये कच्ची ईंटों से बनी हुई है। राजा का महल भी काठ से बना हुआ है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है और यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के बने बसेरे से घिरा हुआ है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और अंत में जंगल वाले इलाकों में आते हैं कि वहाँ रहने वाले लोग जो हैं काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। जो आपके वहाँ के जंगल वाले लोग थे वो काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। देखिए, जो अंत में जो जंगल इलाका आता था आपका, वहाँ के रहने वाले जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर वो देंगे। चलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ। अशोक एक अनोखा सम्राट था। कैसे था? देखिए, आपका क्लास बड़ा लंबा होगा, ठीक है, तो ये आपको ना कल करवा देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अशोका का जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे क्योंकि क्लास ऐसे लंबा हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा रहेगा ना तो आप लोग की समझ में भी आएगा। चलिए, तो सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आए। अगर आपको टॉपिक वाइज वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरा सभी को राम राम, राधे राधे।